तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ कृतित्व। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। तो इसमें जानने से पहले लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है। ठीक है। जो लाइफ होता है ना, वो हमेशा एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसके कारण हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी चीज के शरीर में ग्रोथ देखने को मिले या डेवलपमेंट देखने को मिले, या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुली से। ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक डॉग। ठीक है, वो लिविंग बीइंग है, आप ये कह सकते हो। पर अगर आप सोचो कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, क्या वो लिविंग है? हाँ, स्टोन में भी ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर जो सॉयल पार्टिकल्स है ना, एक्सटर्नल से उसमें डिपॉजिट होते जा रहे हैं, है ना? और उसके कारण वो साइज में बड़ा हो रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं है। इसके आगे हम लोग स्लाइड से पता लगाएंगे कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक एक चीज के पास होनी चाहिए जिससे पता चले कि वो ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो दिखा रहा है लाइफ के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बीइंग बोलेंगे। तो अब शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक लिविंग बीइंग के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर याद रखना डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है एक लिविंग बीइंग की। ठीक है। हर एक लिविंग बीइंग जो होता है वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स मिल के बने होंगे। और सेल किससे बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिविंग मैटर बोलते हैं। ठीक है। हमको वो प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है वो पता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, उसको कहते हैं वायरस। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। फिर दूसरा जाएंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म आप देखते हो तो उसमें ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। जब वो हम सारे केमिकल रिएक्शन को ऑर्गेनिज्म के मतलब कंबाइन कर ले, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो किसी सेल के साथ कंबाइन कर ले, तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है मेटाबॉल, उससे बनता है। मेटाबॉल का मतलब होता है चेंज। ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। ठीक है। तो ऑल जितना हमारा एक्टिविटीज हो रहा है, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये सारे एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म के कारण ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो सब रिएक्शन है वो आइदर एक लिविंग में हो सकता है, नॉन लिविंग में हो सकता है। ये जो आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन या लिविंग रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें बायोकेमिकल्स होता है। ठीक है। तो इसके टाइप क्या है, मेटाबॉलिज्म का टाइप क्या है? तो दो टाइप के मेटाबॉलिज्म आएंगे, इधर कैटाबॉलिज्म आएगा या एनाबॉलिज्म आएगा। ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें ब्रेक डाउन हो, है ना, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ब्रेक डाउन हो, यानी जो बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट के छोटे बन रहे हैं, छोटे पार्ट्स में बन रहे हैं, तो उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? एनाबोलिज्म को हम लोग बिल्डिंग अप रिएक्शन भी बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सिंपलर सब्सटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल में देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है। ये क्या है? ये है फोटोसिंथेसिस। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज के साथ हम लोग एंजाइम्स कुछ होते हैं वो और एनर्जी देंगे, तो वो स्टार्च प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होता है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। चलो। तो नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो एक इरिवर्सिबल होता है मास में इंक्रीज। में स्टार्टिंग में बोला था स्लाइड के कि जो नॉन लिविंग होते हैं ना, उसमें भी ग्रोथ दिखता है। ठीक है। उसको इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इंटरनल ग्रोथ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल और सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटूससेप्शन बोलते हैं, याद रखना। इंटूस एक लैटिन वर्ड है, इसको हम लोग विदिन बोलते हैं, विदिन।
और जो सस्पेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीव करना। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, बट जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं ना वो इंक्रीज करते जाएंगे उसमें, जैसे कि बोल्डर्स हो गया, स्टोन्स हो गया। ठीक है, ये जो होता है ना सिमिलर मटेरियल के एडिशन उसके बाहरी स्ट्रक्चर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्रिएशन। में स्टार्टिंग में बोला था नॉन लिविंग में भी होता है, डेड में भी होता है, उसको कहते हैं एक्रिएशन। ठीक है, एक्रिएशन एक वो भी एक लैटिन वर्ड है, एक्रीज से आता है, उसका मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, अब मैंने बोला है ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, कब है? जब हायर एनिमल्स और प्लांट में आएगा। ठीक है, तो एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोल्ड कर रखा है, वो है कि मान लो केमिकल ग्रोथ जो होता है वो डिफरेंस होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का। ठीक है, ग्रोथ तब होगा जब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी सिंथेसिस ज्यादा कर रहा है तो ग्रोथ होगा। अगर क्या होता है कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म इक्वल हो गए, मतलब जितना ग्रो कर रहा है उतना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? ग्रो होगा ही नहीं। और डी ग्रोथ भी होता है, नेगेटिव ग्रोथ, जब कैटाबोलिज्म एक्सीड करे एनाबोलिज्म से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक न्यू इंडिविजुअल का बनना सिमिलर काइंड से। एक टर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इवोल्यूशन चैप्टर 12 का पढ़ेंगे, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यह टर्म याद रखना। ठीक है, ये मैं बताऊंगा इस ये टर्म किसने दिया था। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एसेंशियल नहीं है किसी के भी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो एक्चुअली जरूरत इसलिए है कि पॉपुलेशन को बढ़ा सके, परपिचुएट कर सके। ठीक है, आ, वो जो देखो रिप्रोडक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आइदर सेक्सुअल होगा या तो एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो पेरेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर्स, आपने स्पोर्स के बारे में पढ़ा होगा, स्पोर्स में भी वही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, दो जो गैमेट्स है उसके फ्यूजन होंगे, गैमेट्स बोलो सेक्सुअल बोलो कुछ भी बोलो, उसके फ्यूजन होगा। तो उससे क्या होगा? एक ऑफस्प्रिंग बनेगा या जाइगोट बनेगा। ठीक है, यूनिसेलुलर अगर हम ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो उसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो सेम ही होता है एक तरीके से। बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये कभी कभार पूछ लेता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़े होंगे कि बीस जो होते हैं उसमें वर्कर जो होते हैं ना, वर्कर बीस, वो लोग स्टेराइल होते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, इनफर्टिलिटी है उनमें। और डोंकी हॉर्स, उससे म्यूल आपने पढ़ा होगा, तो म्यूल होते हैं वो भी मतलब नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी हम नहीं कह सकते एक इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट ये चीज याद रखना कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी रिप्रोड्यूस या रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब है आपको अपने सराउंडिंग का अवेयरनेस है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली सराउंडिंग का अवेयरनेस है, उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जो होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स है और सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं, वो लोग सेंस कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। ठीक है, ये होता है क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, याद रखना, लिविंग बींग्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि मान लो एक टर्म है जो पहले नीट में पूछता था, एम्स में पूछता था कि जो पेशेंट है जो कोमा में है, ठीक है, और कोमा में है तो वेंटिलेटर सपोर्ट में है, एक्सटर्नल उसको मशीन्स उसके शरीर को जिंदा रख रही है। ठीक है, उसमें जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वो एब्सेंट है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट होते हैं जो वापस जिंदा हो जाते हैं, मतलब कोमा से बाहर आ जाते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो नहीं आते वापस। तो ये लोग क्या होंगे? वो जिंदा भी नहीं है और मरे भी नहीं है, नाइदर लिविंग नॉट डेड। ठीक है, ओके, सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स है। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? अरिस्टोटल है।
फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। ये मैंने बहुत बार सुना है, फादर ऑफ बॉटनी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जूलॉजी लोगों को याद रहता है बट बॉटनी लोगों को याद नहीं रहता है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस है। ठीक है, इस पेज में बस इतना ही है, ज्यादा इसमें नहीं है। कैरोलस लिनियस के बारे में हमको आगे पढ़ना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? ये दिया था लिनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि लीनियस जो है, उनका जो बुक है फिलोसोफिया बोटानिका, वो एक टेक्निकल टर्म्स है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनली बोला था। एक स्पीसीज प्लांटरम एक बुक है, और 10th एडिशन उनका सिस्टम है नेचुरई। ठीक है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक सिस्टम है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को उसका अप्रोप्रिएट एक नाम दे सकते हैं, जिसमें दो वर्ड होंगे, बाइनोमियल दो वर्ड। फर्स्ट जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक और जेनरिक, पहला जेनरिक होगा, दूसरा नाम स्पेसिफिक होगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो होता है जेनरिक जो होता है, उसको हम लोग जेनस बोलते हैं। ठीक है, जेनस में वो नाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। सेकंड जो कि स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जो उसका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा जो स्पीसीज का स्मॉल में लिखा जाएगा, बट जब तक कोई पर्सन या प्लेस को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइकस बेंगालेंसिस या मैंजीफेरा इंडिका या मैंगो बोल दो। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका फिर लिन उसका मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम। ठीक है, होमो सैपियन लिनियस ये भी हो गया। तो नेम जो होता है ना टैक्सोनोमिस्ट का, वो हमेशा फुल में लिख सकते हैं या अब्रिविएटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसमें 3 वर्ड्स होंगे, होमो सैपियन सैपियंस। ठीक है, फिर गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक है, 3 वर्ड से बने होंगे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूल्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। इससे पहले हम रूल्स में जाए, कुछ कोड्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, ये इसका ना फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि होता है आईसीबीएन, इस स्लाइड में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। आईसीबीएन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन। आईसीजेडएन में क्या आ जाएगा? बस बी की जगह जेड लगा है तो जूलॉजिकल है। ठीक है, ICBACN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वैसे ICVN भी आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICNCP भी आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो रूल्स क्या है लिनियस के अकॉर्डिंग, कि ईच organism is given only one name consisting of two words, that is genus एंड स्पीसीज। तो जेनरिक एंड स्पेसिफिक दोनों वर्ड मिलके एक नाम बनेगा। ठीक है, ये जो कोड्स होते हैं ना, ये सेपरेट होंगे, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए सेपरेट होंगे। बट सेम जेनरिक नेम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नहीं दे सकते, वो अवॉइड होगा। ठीक है, टू स्पीसीज जो कि सेम जेनस में आते हैं, उनका सिमिलर स्पेसिफिक नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, जो जेनरिक नेम है उसको हमेशा पहले लिखेंगे, जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको बाद में लिखेंगे, उसके बाद उसका एब्रिविएशन करके जिसका टैक्सोनॉमिस्ट है उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो सिंगल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, बट उसको स्टार्ट हम स्मॉल लेटर से ही करेंगे। साइंटिफिक नेम जो है हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होगा। इसमें दो वर्ड जो होंगे अंडरलाइन हम लोग करेंगे जब हम लोग हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे। एक्सेप्शन आता है जब बायोलॉजिकल फॉर्मेट को हम लोग टाइटल पैराग्राफ के टाइटल में रखते हैं। ठीक है, जो ऑथर का नाम होगा वो हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, कोई भी नाम जो है प्रायर लीनियस के 1753 में, प्लांट्स के स्पीशीज प्लांटरम के एंड एनिमल के 1758 में 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुराई में रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, जो नेम होता है सब फैमिली फैमिली का, उसको हम लोग इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, बट उनको हम लोग बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम जाते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, जो लीनियस हायरार्की था वो उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था लीनियस ने। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को एक सीक्वेंस में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करते हैं किंगडम से और फिर जाते हैं स्पीसीज तक, या असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से फिर जाते हैं किंगडम तक। ठीक है, नंबर ऑफ जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज करते हैं लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक में, यानी स्पीसीज से किंगडम तक डिक्रीज करता है सिमिलर कैरेक्टर्स।
ठीक है। इसको हम लोग 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोल सकते हैं। 7 है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। इसको याद रखने का एक तरीका है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। KPCOFGS, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इंटरमीडिएट कैटेगरीज में आएंगे, सब किंगडम, सुपर फाइलम, सब सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, जिसको एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन होता है, होमोसैपियंस हो गया जीनस स्पेसिस। अब इसमें जो जीनस है होमो है, स्पीसीज तो मैंने बता दिया। इसका फैमिली क्या है, होमिनिडी है। ऑर्डर प्राइमेटा है। क्लास मेमेलिया है। कौन सा फाइलम से आता है, कॉर्डेट्स, वी आर कॉर्डेट्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड वो पहले था, तो कॉर्डेट्स है हम लोग का, है ना। फिर उसके बाद फाइला क्या है, एनिमेलिया। वैसे एक प्लांट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो। मैंगो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। जीनस है स्पीसीज, मैंजीफेरस का जीनस हो गया। फैमिली क्या है, एनार्किडेसी है। ऑर्डर क्या है, सेपेंडल्स है। फिर क्लास क्या है, डाइकोट है। ठीक है, मोनोकोट वीट होगा, ये डाइकोट है। ठीक है, फिर इसका फाइलम एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मैं नहीं बता रहा, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का पूछा नहीं यहाँ से। फिर फाइलम क्या है, प्लांटे है। इस तरीके से ह्यूमन, डॉग, हाउस फ्लाई, फिर आपको मैंगो, वीट और तुलसी, इन सब का आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में 4 है, बट एग्जाम में ना इससे अलग भी पूछ सकता है। तुलसी का भी एक बार पूछ लिया था, ओसीमम सैंक्टम है तुलसी का। ठीक है, और वीट का तो लिखा ही हूँ इसमें। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स या टूल्स, जिससे हम लोग टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, वो होता है कलेक्शन और प्रिजर्वेशन एक्चुअल स्पेसिमेन और एनिमल्स का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जू, जो कि की है। ये सब अनकीज है ना, ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट और एनिमल के। तो सबसे पहले जाएंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम बोलो, हर्बेरियम शीट बोलो। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक पेपर होगा जिसमें कुछ पेड़ पौधे के मतलब लगे हुए हैं सैंपल्स। तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और बचपन में हम लोग करते भी थे। किताब जो था उसके ऊपर कुछ ड्राई लीव्स हम लोग रख देते थे, बहुत लोग की किताबों में मिल जाएगा जो पुरानी किताब है। ठीक है, हर्बेरियम क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग ड्राई और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट को लगाते हैं शीट्स के ऊपर, और उसको रखते हैं। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। ठीक, तो इक्विपमेंट क्या लगेगा इसमें, नाइफ लगेगा, सिकल लगेगा काटने के लिए, वेस्कुलम लगेगा। वेस्कुलम क्या होता है बताऊंगा। तो ये सब लगेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, ये याद रखना, प्रोसेस पूछा था एक बार। कलेक्शन, देन ड्राइंग, देन पॉइजनिंग, देन माउंटिंग, देन स्टिचिंग, देन लेबलिंग, देन डिपोजिशन। ये इसके प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस याद रखना, प्रोसेस पूछता है एग्जाम में। ठीक है, वेस्कुलम बोला था मैं। वेस्कुलम जो होता है एक स्पेशल बॉक्स है। ठीक है, इसका लेंथ होता है 45 से 60। ठीक, और डेप्थ 25 और विड्थ 10। ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट कभी कभार पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, एयर टाइट रखेगा, और जैसे कि लीव्स जो होते हैं विल्ट कर जाती है, तो विल्टिंग ना हो। ठीक है, वो ड्राई शीट में रहे। ठीक, जो उस पेपर होता है ना शीट, उसमें क्या क्या रहता है, प्लांट का साइज, उसका ब्रांचिंग, रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड ऑर्गन कुछ है कि नहीं। ठीक है, फ्लावर, कलर, टोपोग्राफी कहाँ से लिए हैं, एंड देन डेट ऑफ कलेक्शन, ये सब रहता है। प्रिजर्वेटिव हम लगाएंगे, जैसे कि FAA होता है, फॉर्मेलिन, और गैलेक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, पानी, ये सब का मिक्सचर रहता है। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव रहता है। इसके बाद इसका साइज जो होता है इंपॉर्टेंट है, 30x45 इसका जनरल साइज है। और उसके बाद इसमें लेबल का साइज होता है 7x12। ठीक, हाँ, इसका यूजेस तो यही है कि आप लोकल फ्लोरा, है ना, इंफॉर्मेशन दे देगा, एज वेल एज डिस्टेंट एरिया का भी फ्लोरा दे देगा। इससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अननोन प्लांट्स का। ठीक है, ये इसके फंक्शन यूजेस है। ठीक, यूजेस मैंने बता दिए। नेक्स्ट हम जाएंगे बोटानिकल गार्डन्स में। तो जो बोटानिकल गार्डन होता है, वो सफिशिएंटली लार्ज साइज ट्रैक्ट होता है प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज का। ठीक है, जो साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बोटानिकल गार्डन है, उसका पहला थियोफ्रास्टस ने बताया था बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत बड़ा ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर्स का बगीचा वगैरह बनाया रहता है।
म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल को स्टोर कर कर रखते हैं, जैसे कि लोग देख सकें। ठीक है, उसको हम लोग म्यूजियम कहते हैं। कलेक्शन रहता है, बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन स्टडी कर सकते हैं। फंक्शन क्या रहता है इसमें? भी फॉर्मेलिन लगता है, पे है ना, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, एथाइल अल्कोहल, वो लगता है इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए। फिर फंक्शन क्या होता है? एक्विजिशन करना मटेरियल का, ठीक है, रिकॉर्डिंग करके रखना, प्रिजर्वेशन करना, एंड देन रिसर्च, एग्जीबिशन, एजुकेशन, ये सब पर्पस के लिए आता है। बहुत सारे म्यूजियम्स है, कोलकाता में है, देन जयपुर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बहुत सारा है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, ये याद रखना। इसके बाद आता है जू। जू आप बहुत लोग गए होंगे। जू में क्या करते हैं कि एक इंक्लोजर रहता है जिसके अंदर एनिमल्स को रखते हैं। और एक तरीके से जू अच्छा भी है, क्योंकि आप उनको प्रोटेक्शन कर रहे हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में रहेंगे जिस तरीके से पोचर्स और हंटर्स उनको धीरे धीरे मार रहे हैं, इंडेंजर हो रहे हैं धीरे धीरे जानवर। ठीक है, उससे बेटर है कि वो लोग जू में रहें। बट जू में क्या होता है ना, उनके साथ बहुत कई कई जूस में खराब ट्रीटमेंट होता है, और वो अपने जो हंटिंग एबिलिटीज है ना, जैसे कि दो तरीके हैं। एक लायन को आप जू में रखो और एक लायन को आप वाइल्ड लाइफ में रखो। लायन वाइल्ड लाइफ में फ्रीली जीता है, बट जू में उसका हंटिंग एबिलिटी, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट खो देता है। ठीक है, तो जू का बेनिफिट्स भी है, जू का लॉसेस भी है। ठीक है। हाँ, इन सीटू एक्स सीटू आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और कहीं दूर ला रहे हैं। जूस जो होते हैं एक्स सीटू होते हैं, जगह से दूर ला रहे हैं। म्यूजियम जो होते हैं वो भी एक्स सीटू होते हैं। ठीक है। तो ये इन सीटू एक्स सीटू आपको याद रखना है। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आगे भी और बनाऊंगा और भी टॉपिक के ऊपर, सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडिंग वे में। तो लाइक करिए।